है कि अभी विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, उनके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। लालू यादव तो कांग्रेस की सरकार में, लालू यादव बिहार के पिछड़ों का, बिहार के दलितों का, बिहार के मेहनतकश जनता का वो मसीहा है। उसने आवाज का मुद्दा क्या हो गया है? कांग्रेस का मुद्दा हो गया है कि पिछड़ी जातियों की राजनीति को कैसे आगे लेकर, सोशल जस्टिस को कैसे होल्ड किया जाए, रिजर्वेशन को कैसे होल्ड किया जाए। और ये लड़ाई लालू, मुलायम, कांसीराम इन जैसे लोगों की लड़ाई है। पेरियार मॉडल को ये बात पता नहीं होगी कि 12 लोगों के ऊपर FIR हुआ है, उसमें एक नाम हमारा भी FIR हुआ बाद में जब आरोप सिद्ध हो गए कि सब लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। देश में जैसे लोग तर्क दे रहे हैं कि IT की घटना पर कार्रवाई हुई, तो कार्रवाई करके कोई सरकार एहसान नहीं कर रही है। फिर भी वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र हिंदू विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर इस तरह की घटना हो जाना ये अपने आप में एक सवाल। हाँ, बात आपकी सही है कि इस तरीके की घटना इस जगह पे ऐसे जो आरोप लग रहा था छात्र नेताओं का कि इसमें बीजेपी का पूरा हाथ है, और जो भी का घटना हुआ है इसमें पूरा घटना बीजेपी के ही लोग किए हैं। लेकिन जो लोग विरोध किए उस पर FIR क्यों हो गया? FIR हुआ बाद में जब आरोप सिद्ध हो गए कि सब लोग बीजेपी से जुड़े। FIR आए तक वापस क्यों नहीं हुआ? सभी लोग किस तरह परेशान किया जा रहा है? क्यों नहीं ABVP और बीजेपी के लोग माफ़ी मांग रहे हैं कि आपका जो इल्ज़ाम लगाया गया था, आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम सही है, माफ़ी आप वो माफ़ी लिखित में माफ़ी मांगे। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, वो पहले ही कह दिए थे, घटना के एक दिन बाद कह दिए थे कि जो घटना घटी है पूर्ण रूप से बीजेपी के लोगों द्वारा कराया गया है। उन पे FIR करवा दिया गया, उस समय उन पे FIR करवा दिया गया। इन लोगों से पूछिए, ये सब बातें जब हुई तो बाद में इन लोगों का क्या उस मत है, बताइए। देखिए, जो ये बात हुई IIT वाली जो घटना हुई, इसमें जो छात्रा के साथ जो चीज़ हुई उसके बाद तुरंत, और आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए, उस आंदोलन में हम भी शामिल थे जिस आंदोलन में उनके अरेस्ट के लिए मांग की गई थी। और आपको ये बात पता नहीं होगी कि 12 लोगों के ऊपर FIR हुआ है, उसमें एक नाम हमारा भी है। उन 12 लोगों में कि जिन लोगों ने उनके अरेस्ट की मांग की थी उसमें हम थे। तो हम ऐसे वाले नहीं हैं कि जो लोग बस सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ समर्थन कर रहे हैं। काम पे समर्थन करेंगे, काम पे समर्थन, ठीक है, वो बात सही है। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर अगर यहाँ पर हावी है, डबल इंजन की सरकार है, अपराधी डर के भाग गए, तो अपराधी कहाँ से पैदा हो जा रहे हैं फिर? अपराधी कहाँ किस? देखिए इतनी बड़ी जनता है, पहली बात। और ये जो क्रिमिनल माइंडसेट, या इस पे अगर बात करेंगे कि अपराधी कहाँ से पैदा हो जा रहे हैं या कैसा हो जा रहा है, अब एक बात है, आप घर घर में पुलिस लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ घटनाएं हो सकती हैं। बात आपको ये देखना है कि कहीं का प्रशासन अगर आपको जज करना है तो आप ये मत देखिए कि घटना कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही। आप ये देखिए अगर घटना हुई तो उस पर कार्रवाई क्या हो रही है। और फिर भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और सिटी है, कोई ऊपर से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर इस तरह की घटना हो जाना ये अपने आप में एक सवाल। हाँ, बात आपकी सही है कि इस तरीके की घटना इस जगह पे ऐसे हो रही है। लेकिन वही मैं आपसे कहा ना कि अब जैसे ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा, हर एक चौराहे पे आप बताइए कि अब पुलिस या गार्ड लगाना पॉसिबल है? नहीं है। तो कहीं पे अगर घटना हो जा रही है तो उस जगह पे फिर कार्रवाई हो रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हर एक चौराहे पे हर एक जगह पुलिस लग जाए, और ये पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर इतना लग जाएगा फिर आप ही कहेंगे कि तानाशाही है, हर जगह दिख रहे हैं, फिर आप ही बोलेंगे राइट टू प्राइवेसी हट रहा है, कह देंगे BHU कश्मीर बन गया है। तो फिर वही दिक्कत होगी। कश्मीर में आज हर चौराहे पे आर्मी क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि वहाँ कभी भी कुछ भी होने की संभावना, कोई भी घटना होने की। अब यहाँ पे कर देंगे, फिर आप उस बात का भी विरोध करेंगे। बात कह रहे हैं कि क्राइम क्यों हो गया? अब क्राइम होने से कोई रोक तो सकता नहीं है। क्राइम होने के बाद जो क्रिमिनल्स है उनके अगेंस्ट में एक्शन क्या लिया जा रहा है ये देखा जाएगा। और क्राइम लॉन्ग टर्म में घटता है, और वो घटता है एजुकेशन की वजह से। और जैसे जैसे इंडिया में एजुकेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, क्राइम बिल्कुल ओरिजिन से कम होगा। आप देखिएगा कम होगा। ये समझ लीजिए कोई माफिया नहीं। लोग जैसे जातिवाद का आरोप बहुत बीजेपी पे लगाते हैं कि मुख्तार अंसारी को मार दिया, मुख्तार अंसारी को ढेर कर दिया। मैं कह रहा हूँ विकास दुबे कौन था? विकास दुबे तो एक समझ आदमी ही था। विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ, गाड़ी पलटी ना। बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। पूरे यूपी में गैंगस्टर का जितने वॉर वगैरह गुटमुट ग्रुप होते थे, इन लोगों का आपस में मुठभेड़ हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, तो वो सब अब कितना कम हो गया, ना के बराबर हो गया है, क्योंकि वो सब अंदर है। ये कह रहे हैं कि प्रशासन बिल्कुल टाइट है और बीजेपी कोई पक्षपात नहीं करे, अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको सजा होगी। कि त्रिभुवन सिंह कौन है, ब्रजेश सिंह कौन है, हाँ धनंजय सिंह कौन है? बीजेपी में चले लोगों के मसीहा हैं, बीजेपी में शामिल है तो आज वो अच्छे हैं। इसमें ये है कि भाजपा के राज में जो इनका ये जो बात ये कह रहे हैं कि गुंडे साफ हो गए हैं,
तो गुंडे वो साफ हो गए हैं जो विपक्षी पार्टी में से या बिलोंग करते हैं या फिर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों का टारगेट गुंडों को साफ करना ना हो करके जबकि माइनॉरिटी को टारगेट करना है, फिर विपक्ष पार्टियों को टारगेट करना है। अगर ये लोग इतने ज़्यादा क्राइम या फिर गुंडों को साफ करना चाहते हैं तो इनकी ही पार्टी में तमाम ऐसे गुंडे और तमाम ऐसे माफिया पड़े हुए हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अजय मिश्रा टेनी जो यहाँ का गृह मंत्री का बेटा था, वो गृह राज्य मंत्री का बेटा था, वो किसानों के आंदोलन में गाड़ी से किसानों को चींटियों की तरह कुचल दिया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ की सरकार ने, यहाँ की सत्ता ने, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सत्ता ने उसको प्रोटेक्ट किया और उसको बचाया। तो कितनी शर्मनाक बात है कि देश के अन्नदाताओं पर इस तरीके का कांड करने वाले लोगों को ये सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। और वही नहीं, देश में जैसे लोग तर्क दे रहे हैं कि आईटी की घटना पर कार्रवाई हुई, तो कार्रवाई करके कोई सरकार एहसान नहीं कर रही है। एक राज्य की, एक सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उस देश में सभी लोग बहुत ही स्वतंत्रता के साथ, बहुत सेफ्टी के साथ रह सकें। लेकिन कार्रवाई होना बड़ी बात नहीं है। कार्रवाई करने में ये लोग कितना समय लगा रहे हैं, और कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि भाजपा कार्रवाई करना चाहती है। कार्रवाई इसलिए हुई कि यहाँ के छात्र, जो आईआईटी के छात्र थे, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे थे। पूरे राष्ट्र का मुद्दा बन गया था, पूरे राष्ट्र में चर्चा का विषय था। तो सरकार पर यहाँ के छात्रों का और जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उन सबका भारी दबाव था। इस दबाव के चलते इन लोगों को कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई नहीं करते तो ये जनता जवाब देती। तो ये लोग मजबूरी में आकर कार्रवाई की है, नहीं तो क्यों अपने जो है आईटी सेल के पदाधिकारियों पर ये लोग कार्रवाई करेंगे। ये लोग 3 महीना तक तो प्रोटेक्ट ही किए, उसके बाद ऐसी कार्रवाई करने की कौन सी नौबत आ गई। तो ये लोग दबाव में आकर कार्रवाई किए। ये यहाँ के छात्रों की जीत है, उस लड़की के जज्बातों की जीत है कि उस लड़की लड़ी और उस लड़की ने अपना न्याय लड़ के सुनिश्चित किया। योगी जी के जो अभी बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर न्याय को आप कैसे देखते हैं, सही है गलत? देखिए, किसी भी एक राज्य में बुलडोजर न्याय बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हमारे देश में कार्यपालिका है, न्यायपालिका और विधायिका है, तीनों के अपने अपने काम बटे हुए हैं और कोई भी लोकतंत्र इस तरीके से काम करता है। तो अगर एक राज्य न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में ले ले तो ये एक राज्य की अच्छी कार्य प्रणाली ना होकर के एक गुंडागर्दी वाली प्रणाली हो जाती है। अगर कोई माफिया है, कोई भूमि अधिग्रहण किया है, कुछ भी किया है, तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट का फैसला आए, उसके बाद वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर मान लें कि सरकारें जो है गुंडा माफिया को बुलडोजर से साफ कर रही हैं, तो आप एक भी ऐसी कार्रवाई बता दीजिए बुलडोजर की जो भाजपा के किसी विधायक, किसी मंत्री या फिर किसी भाजपा के नेता पर यह कार्रवाई हुई है या फिर भाजपा से जुड़े गुंडों पर यह कार्रवाई हुई है। जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो विपक्ष के लोगों पर हुई हैं या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग पे हुई हैं। हाँ, इस भाजपा जैसे ये तो पूरे देश में सबको पता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। एक छोटा मुद्दा अगर भाजपा को मिलता है तो उसमें कैसे रिलीजन का एंगल घुसाया जाए, भाजपा उसमें पूरा प्रयास करती है और जैसे ही रिलीजन का एंगल उसको मिलता है वो उस पर कार्रवाई कर देती है। तो जो भाजपा की न्याय प्रणाली है वो बिल्कुल भी एक इक्वल नज़र से देखने का नहीं है। वो जो है देश को बांटने का और देश में विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का। आज देख लीजिए ईडी सीबीआई या फिर अरविंद केजरीवाल का मामला ले लें, राहुल गांधी को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो है होल्ड किया और उसके बाद केजरीवाल को ज़बरदस्ती जो है लोग जेल में डालने के भ्रष्टाचार के आरोप में। हेमंत सोरेन आज जेल में बंद है। विपक्ष के जो तेजस्वी यादव एक बिहार के कद्दावर नेता बाहर निकल के आ रहे हैं, उनको भी लगातार ईडी सीबीआई के माध्यम से जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देश में जितने भी विपक्ष की आवाज़ हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे लोकल लीडर हो, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, केंद्र के, सभी लोगों को टारगेट करने का कोशिश किया जा रहा है और ये सीधे तौर पर देश के लोकतंत्र को, देश की आम आवाज़ को दबाने का कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी तो कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं या फिर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को टारगेट थोड़ी ना कर रहे हैं। केजरीवाल उसमें हेरा फेरी में गए हैं, उसके बाद हेमंत सोरेन जमीन वाले में। जितने भी नेता
ये विपक्षी पार्टी में थे, उन्होंने अपना पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? अजीत पवार, जिस पर जो है कृषि घोटाला का 70 कई करोड़ रुपए का, सैकड़ों करोड़ रुपए का जो है भ्रष्टाचार है, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो वॉशिंग मशीन में वो धुल जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री जो थे, उन पर पहले अमित शाह जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और उसके बाद वो जाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से, जो उनके खिलाफ गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी लोग हमलावर होते हैं, बताते हैं कि ये जो है परिवारवादी हैं, ये लोग जो है भ्रष्टाचारी हैं, और लोग जैसे ही भाजपा ज्वाइन करते हैं वो लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक और सबसे बड़े जो है देश के हितकारी और सबसे साफ सुथरे नेता हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काम जो है ऐसा नहीं है कि वो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, वो गुंडा माफिया को मिटाना चाहते हैं, या फिर वो देश में जो है लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं। इनका जो काम है वो विपक्ष की पार्टियों को डरा करके, साम दाम दंड भेद लगा करके अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश है, ये है ना। लेकिन बीजेपी के ऊपर ये आरोप जैसे आप लगा रहे हैं कि, और विपक्ष भी लगा रहा है कि अभी विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, उनके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। लालू यादव तो कांग्रेस की सरकार में गए थे जेल घोटाले में। हाँ जी, वो नहीं तो मैंने लालू यादव की बात नहीं की, मैंने लालू यादव की बात नहीं की। तेजस्वी यादव को लगातार प्रयास किया जा रहा है, मैंने इस चीज़ की बात की। और नहीं, लालू यादव पर क्यों नहीं बात होगी? लालू यादव के पहले दलितों का, पिछड़ों का, जो सवर्ण लोग थे, उनकी क्या औकात थी? वो उनको दबाया जाता था। तो जो इस लोकतंत्र में पिछड़ों को अधिकार मिला है, दलितों को अधिकार मिला है, वो लालू यादव जैसे कद्दावर नेता की वजह से मिला है, और उस चीज को हम लोग मानते हैं। और आज भी आप बिहार में जाके पता कर लीजिए, लालू यादव के पीछे पूरी आवाम खड़ी है। कांग्रेस ने जो गलती की, कांग्रेस आज पछता रही है। लालू यादव को जो है जेल में डाल करके या फिर परेशान करके। आज कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया। आज कांग्रेस का मुद्दा क्या हो गया है? कांग्रेस का मुद्दा हो गया है कि पिछड़ी जातियों की राजनीति को कैसे आगे लेकर लाया जाए, सोशल जस्टिस को कैसे होल्ड किया जाए, रिजर्वेशन को कैसे होल्ड किया जाए। और ये लड़ाई लालू, मुलायम, कांशीराम, इन जैसे लोगों की लड़ाई है, पेरियार मॉडल की लड़ाई है साउथ इंडिया से। और ये लड़ाई आज कांग्रेस को मजबूर कर रही है कि कांग्रेस उसको उठा रही है। तो जो लोकल लीडर हैं वो उन्होंने काम किया है। देश की बहुत बड़ी 90% आबादी जो मेहनतकश आबादी है, जो खेती किसानी मजदूरी और कोई चरवाहा है, कोई कारपेंटर है, उन लोगों की राजनीति ये लोग किए हुए हैं और उन लोगों के मसीहा के रूप में ये जाने जाते हैं। एक चीज़ और रही, सरकार जब से आई, एक बीएसपी पार्टी है, उसमें मायावती जो उसकी सुप्रीमो है, उन्होंने अपनी आवाज़ बंद कर ली है। तो क्या वो भी एक समय दलितों की आवाज़ का डर है? मायावती देश की एक बहुत बड़ी नेत्री हैं और उनके पीछे बहुत बड़ा जो है दलितों का हुजूम खड़ा हुआ है। और इसके पीछे कारण ये भी है कि उन्होंने उस वर्ग के लिए लड़ा है, उस वर्ग से वो आती हैं, एक दलित मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन कई लोग इस पर आरोप लगाते हैं कि मायावती जी जो है डर गई हैं या फिर कुछ हो गई हैं। ये सब आरोप लगते रहते हैं, लेकिन मैं इस पर कोई क्लियर नहीं कहना चाहूँगा कि क्या मामला है, क्योंकि कोई पुख्ता चीज़ सामने नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि मायावती जी को जिस तरीके से दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए कांशीराम ने बनाया था बहुजन समाज पार्टी के लिए, वो लड़ाई अब ज़मीन पर नहीं दिखाई देती है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से 2022 के विधानसभा इलेक्शन में मात्र एक सीट आता है ओम शंकर सिंह का बलिया से। उमाशंकर सिंह का बलिया से आता है। वो वहाँ के काफ़ी जाने माने नेता है, वो अपने दम पर जीतते हैं। तो मायावती जी का हम ये बात सच कहेंगे कि उन्होंने जो कांशीराम जी जिस चीज़ के लिए लड़ते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को उतनी मुखरता के साथ ज़मीन पर नहीं लड़ पा रही हैं, चुनाव में नहीं लड़ पा रही हैं। उनका सामाजिक आंदोलन चल रहा होगा, ये हम आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन जो राजनीतिक उनकी लड़ाई है वो ये बात सच है कि वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है। इसी वजह से चंद्रशेखर रावण जैसे युवा नेता, दलित नेता सामने आ रहे हैं, जिसका दलित समाज में एक बड़े स्तर पर एक्सेप्टेंस दिखाई दे रहा है, लोग स्वीकार कर रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं, हाँ, ये बात सच है। बात तो ये कि ये समझ लीजिए कि चंद्रशेखर रावण या फिर कोई भी जो नेता की तो बात बाद में करते हैं, पहले ये जो हमारे साथी ने पहले तो एक चीज़ ये कही कि बीजेपी पार्टी लोगों को टारगेट कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने बुलडोजर नीति पर सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि किसी भी देश या प्रशासन में
ऐसा होना चाहिए कि प्रोसीजर के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, प्रोसीजर के हिसाब से चीज़ें चले। आप न्यायपालिका पे विश्वास रखें, न्यायपालिका जो बात करती है वो ठीक है, और इस देश में कोई ऐसा नहीं होगा जो न्यायपालिका पे विश्वास ना रखता हो। देखिए भाई, हमें तो पूरा विश्वास है न्यायपालिका पे। आप अजीत पवार की बात करें, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करते हैं, क्या बीजेपी पार्टी ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया? क्लीन चिट किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन, देखिए केस कोर्ट में चल रहा है, केस कोर्ट में चल रहा है, और जब वहां से क्लीन चिट मिल जा रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो आप न्यायपालिका पे विश्वास करेंगे, आपके पक्ष में नहीं आता है तो आप न्यायपालिका में विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, की बातें कर अब केजरीवाल की बात करते हैं। केजरीवाल, ये समझ लीजिए, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए के घोटाले में गोवा इलेक्शन में गए हैं। 100 करोड़ का घोटाला है केजरीवाल का। केजरीवाल हो गए, संजय सिंह हो गए, ठीक है, या फिर मनीष सिसोदिया हो गए। और एक बात और है कि जब ये पहली बात तो पूरी चीजें ये पढ़े, ये बताइए, लालू यादव को मसीहा बता रहे हैं। देखिए लालू यादव को मसीहा बता रहे हैं, और दूसरी तरफ में ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। और लालू यादव को जेल किसने भिजवाया? कांग्रेस ने। आज लालू यादव उन्हीं की गोद में जाके बैठे हुए हैं। और लालू, अब एक बात सुनिए आप ध्यान से, कि लालू यादव को ये मसीहा बता रहे हैं। और लालू यादव जैसा व्यक्ति, देखिए लालू यादव को हम भी मानते थे, क्योंकि लालू यादव दलितों पिछड़ों के नेता थे, जो बताते थे, जहां तक पहले, अभी आज के 2 साल 4 साल पहले की बात बता रहा हूं, हम भी लालू यादव को मानते थे। आज की स्थिति यह है कि जब मैं बिहार को देखता हूं, या फिर बिहार इलेक्शन के बारे में जब सोचता हूं, जो इस समय लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, ये बताइए कि आप अपने लड़के को स्थापित करने के लिए पूरे एक स्टेट की ऐसी तैसी कर दें। मतलब जो डिजर्विंग लीडर हैं जो, उनको ये जानिए कि टिकट नहीं मिल रहा है। ये बताइए कि पूर्णिया के सीट से पप्पू यादव से ज्यादा डिजर्विंग लीडर कौन है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। और पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में होते हुए पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? रामविलास पासवान के लड़के को भी देखिए ना, वो भी तो, चिराग पासवान भी राजनीति में है। हाँ? इधर राजनाथ सिंह का लड़का है। नहीं बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो मैं सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लालू यादव के लड़के को राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। बिल्कुल उतरना चाहिए, बिल्कुल उतरना चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चे को स्थापित करने के लिए पूरे एक स्टेट को दांव पे लगा देंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कई सारे ऐसे बिहार में आप जाके जब देखेंगे कि बिहार में कई सारे ऐसे डिजर्विंग लीडर हैं, ये जान लीजिए कि उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है। टिकट क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि ये समझ लीजिए कि बिहार इलेक्शन पे कांग्रेस का कंट्रोल ही नहीं है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये बताइए, इनका प्रधानमंत्री कौन है? बता रहे प्रधानमंत्री। अगर हम लालू यादव के और तेजस्वी यादव के जवाब पे मैं जवाब दे दूं कि अगर एक वकील का बेटा, एक मिनट, अगर एक वकील का बेटा वकील बन सकता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है, एक प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन सकता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, एक आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, तो एक मुख्यमंत्री का बेटा, एक जो है मंत्री का बेटा, या फिर एक विधायक सांसद का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? और रही बात, हम ये मानते हैं कि किसी को उसके बेटा होने के नाते उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप लगातार देखेंगे कि तेजस्वी यादव में वो काबिलियत है। उसकी गठबंधन की सरकार रही 17 महीने में उसने 4 लाख रोजगार दिए, शिक्षकों की ऐसी बहाली की 2-2 लाख की, और कहीं भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। एक अच्छे तरीके से परीक्षा हुआ और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा हुआ, लोगों को रोजगार मिला। पूरे देश में तेजस्वी यादव को रोजगार मॉडल के रूप में आज देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव की रैलियों में आप देख सकते हैं कि वो अपनी काबिलियत के बल पर पूरे बिहार में आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना कि वो जो है लालू का बेटा है, इसलिए उसके अंदर वो काबिलियत है। आप उत्तर प्रदेश और बिहार का कंपैरिजन कर लीजिए। बिहार में, उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती आई, उसमें तुरंत पर्चा लीक हो गया। बिहार में तेजस्वी के राज में जितनी भी भर्तियां आई, कहीं भी करप्शन का आरोप नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। देश का लोकतंत्र इस बात में बिलीव करता है कि 543 लोकसभा के जब सांसद लोगों का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद वो सब मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अगर प्रधानमंत्री सबसे पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाए तो एक देश के लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज ये है। देश का प्रधानमंत्री सांसद तय करेंगे। हम लोग, देश की जनता क्या है, एक फेडरल डेमोक्रेसी है, सांसद होते हैं, सांसदों का चुनाव होता है,
तो देश की जनता सांसदों को चुनती है, वो सारे सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो अभी के चुनाव में देश की जनता सांसदों को चुन रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन है बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है, वो अपने सांसदों को उठाई है, लड़ा रही है, भाई मजबूती के साथ लड़ रही है। और जब सांसद उन लोगों के पास बहुमत में हो जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री भी निर्णय जानते हैं। अब ये बताइए कि जो पार्टी, जो इंडिया गठबंधन इतनी बड़ी हो के ये डिसाइड नहीं कर पा रही है, इनका लीडर कौन है, वो हमारे देश का भविष्य क्या डिसाइड करेगी। और आप ये सुनिए, जब अगर मान लीजिए, मैं मान लीजिए कि मैं सो रहा हूं, ठीक है, मैं सो रहा हूं और मैं सोते सोते सपना देख लिया, ठीक है, कि सपना देख लिया कि इंडिया गठबंधन जीत गया, मान लीजिए जीत गया, ठीक है, मतलब 0.1% में कि मान लीजिए इंडिया गठबंधन जीत गया, ठीक है। उसके बाद ये बैठेंगे, इनके जो सांसद हैं बैठेंगे, ठीक है, और हाँ नहीं, पूरी जो पार्टी है, लोकल पार्टियां मिलके फिर ये डिसाइड करेंगे पीडब्ल्यूडी आप लूटिए, गृह मंत्रालय हम लूटेंगे, स्वास्थ्य आप लूटिए, डिफेंस हम लूटेंगे, मतलब बाकायदा बटेगा। क्योंकि 10 साल बाद आएगा। हाँ, क्योंकि 10 साल बाद पावर में आएंगे तो लूटेंगे ही ना सबके सब। तब आएगा देखने में जब ये डिसाइड करेंगे कि स्वास्थ्य आप लूटिए, तो नीतीश जी कहेंगे कि बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य लूटिए, पीडब्ल्यूडी लूटिए। तो अगर ये लूटने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। देश में अगर मान के चलिए 2, 4, 6 लोग सरकार मिलके चला रहे हैं तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात होती है कि एक दूसरे की इंडिया, और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो है इंडिया गठबंधन में कई सारे पॉलिटिकल पार्टी बटे हुए हैं। ये बताएं कि एनडीए में 25 से 30 पार्टियां एनडीए में हैं, 38 पार्टियां एनडीए में हैं। उसका क्या जवाब है? इंडिया में तो 26 पार्टियां आई हैं। लीडर इधर भी तय है, लीडर इधर भी तय है। लीडर कौन है? मैं बताता हूँ। हमारे पास एक लीडर है, हमारे पास कई लीडर हैं। सुन लो यार, भाई मुझे भी सुन लो। बोलिए। अभी जयराम लंबा है, एनडीए से अभी छोटा है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन हमारा लीडर तय है, ये बात समझिए, लीडर तय है। अभी जयराम रमेश ने कहा है, पहले साल राहुल गांधी, दूसरे साल भाई लोग हाइपर हो गए हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सीनियर हैं हमारे, पार्टी अखिलेश भैया हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। सभी पार्टियों के लीडर अलग अलग होते हैं। मैं एक ईडी सीबीआई का जो इतना आरोप लगाते हैं, आप बताइए कि चलिए मान लीजिए अरविंद केजरीवाल हो गया, अजीत पवार, जिनका भी आरोप लगाया इन्होंने कि इनके ऊपर ईडी सीबीआई, आप बताइए यूपी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके घर कितनी ईडी सीबीआई गई, कितनी ईडी सीबीआई गई? अगर नहीं उस तरीके का आरोप नहीं होगा भ्रष्टाचार का, ईडी सीबीआई नहीं गई। अरविंद केजरीवाल लूटे हैं 100 करोड़, ईडी सीबीआई गई। ईडी तो काम करेंगे 100 करोड़। नहीं, ये देखिए, यही लोग जो है अभी बात कर रहे थे कि देश की जुडिशरी में हम बड़ा विश्वास करते हैं। क्या देश की जुडिशरी ने अरविंद केजरीवाल को जो है फैसला दे दिया है कि उन्होंने 100 करोड़ लौटा है? उनके ऊपर अभी करप्शन का चार्ज है, जो पूरी देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से उनको जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार के पावर का यूज करके मिस यूज करके उनको लगातार फंसाने का कोशिश कर रही है। आने वाले समय में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, भारत की न्यायपालिका पर हम विश्वास जताते हैं कि वो निर्दोष साबित होंगे और देश के एक बड़े नेता के रूप में निकल करके वो सामने आएंगे। अच्छा ये बताइए, प्रज्वल रेवन्ना पर कब होगा? देखिए, प्रज्वल रेवन्ना, ये एक क्लियर बात सुनिए, ये मत समझिए कि ये लोग जैसे उनके बारे में बात चलाई जाती है कि बीजेपी का कोई भी समर्थन कर रहा है कैसे। प्रज्वल रेवन्ना पे मैं ये चाहता हूँ जल्द से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये मत समझिए कि प्रज्वल रेवन्ना कोई डिफेंड, प्रज्वल रेवन्ना पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जल्दी और ये प्रशासन की मोदी सरकार में ही नीरव मोदी, विजय माल्या सब भाग जाते विदेश। क्या हुआ? देखिए देश का पैसा लेके जो यहाँ के व्यापारी थे, नीरव मोदी वगैरह भाग गए। नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए। भागे कब? मोदी सरकार में। अब एक बार डाटा उनका उठाइए और उनको देखिए कि उन्होंने लोन कब लिया था। ये बड़ी मजेदार बात है। ये बताइए लोन कब लिया था। आप जब ये चीज को देखेंगे ना तो मजा आ जाएगा बिल्कुल आपको, जब आपको ये पता चलेगा कि लोन कब लिया था। जो बातें चलती हैं ये सब बड़ा उसमें मामला है। देखिए भगाने का काम सरकार नहीं करती। लॉज ऐसे हैं, वो लोग लॉज को बेंड करते हैं, मोल्ड करते हैं और अपनी तरीके से यूज करते हैं। उसी की वजह से सारफेसी एक्ट और ये अभी कौन सा IBC जैसे इनकम बैंक्रप्सी कोड ये सब आया गया है। के लॉ जैसे हैं कि उनको उस तरीके से अपने तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके भागते हैं। ठीक है, अब अगर सरकार जो है पता लगे कि कुछ कानून में बदलाव करना चाहती है तो ये लोग कहेंगे कि ये तो देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, सरकार कानून ही बदल दे रही है। अच्छा
बताइए चंदा वाला मामला, गौमांस वाला क्या था वो? इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला। हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक गौ माता रक्षक के रूप में खुद को पोर्ट्रे करती है। वो है नहीं, वो खुद को दिखाती है। नहीं तो जाकर अगर ये इतने बड़े गौ भक्त हैं, गौ माता के भक्त हैं, तो देश में भारतीय जनता पार्टी की राज में विदेशों में सबसे ज़्यादा गोमांस का व्यापार बढ़ा है। और वो पार्टी जो गोमांस को विदेशों में एक्सपोर्ट करती है, बेचती है, वो पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वो जो कंपनी है भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया हुआ है। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर हम चंदा पर बात कर लेते हैं। इसके बाद तो देश का लोकतंत्र कहाँ है? अंबानी, अडानी या पूंजीपतियों के हाथ में सीधे तौर पर चली गई है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद सीधे खुलासा इसका हो गया है। ये लोग जो इसको छुपा कर रखना चाहते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों का पोल खोल के रख दिया और इनको मजबूर कर दिया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को आपको उस लोगों के सामने रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि किस तरीके से ये लोग देश की आवाम के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए या शिक्षित वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए ये लोग अपनी राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये लोग देश के 5% पूंजीपतियों के लिए, अंबानी अडानी के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका झोला पहले भरते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड से उन लोगों से चंदा लेते हैं। फिर ये लोग अपने पार्टियों में हजारों हजार करोड़ रुपए, आप देखेंगे कि मीडिया में इनके इश्तिहार छिपते हैं, छपते रहते हैं। सोशल मीडिया पर इनका सबसे ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार होता है। और देश में इनकी रैलियों में भारी मात्रा में पैसे खर्च होते हैं। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे कारपोरेट से आते हैं। और ये कारपोरेट इसलिए इनको पैसा देते हैं कि ये लोग पहले उनसे चंदा लेते हैं, बदले में उनको धंधा देते हैं। चंदा लो धंधा दो, चंदा लो धंधा दो, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा हो चुका है। बताइए चंदा तो इनको विपक्ष वालों को भी मिला हुआ है ना? विपक्ष वालों को मिला है, विपक्ष सरकार में नहीं है, वो तो नॉर्मल सी बात है। पार्टी चंदा मिलता है, पार्टियों का चंदा चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े कंपनियां देती हैं। और सुनिए, आज सवाल ये है, सवाल ये है कि सुनिए आप लोग सुनिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनको ही इतना अमाउंट पे चंदा क्यों मिला? चंदा दो धंधा वाला फार्मूला लगाए। और सुनिए दूसरी बात, आप चंदे की बात की हैं, ऐसे लोगों को चंदा दिए हैं जिनके घर कुछ दिनों पहले सीबीडी का रेड पड़ा है, उसके बाद ही वो चंदा दिए हैं। ये बात गलत नहीं है, फैक्ट है। देखिए उदाहरण देखिए ना, डेट के वाइज निकालिए, डाटा देखिए, डेट वाइज अमन जी डाटा निकालिए और देखिए। और जब रेड पड़ा है तभी जाके चंदा मिला है। चंदा की बात का जवाब देते हैं। सुनिए, सबसे पहली बात गोमांस की बात हुई, जो इन्होंने कहा कि गोमांस की कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है, ऐसा पूरे नहीं है। अब इनके प्रैक्टिकल सुनिए, लोग अंधभक्त और ये सारी चीजें जो अफवाह फैलाते हैं, मैं कह रहा हूँ आजकल अंधभक्त ध्रुव राठी क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हैं? अब ये